अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1191 से 1193। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1191। गरिमा के लिए हड़ताल। जैसे ही तलवार की रोशनी और बिजली का ड्रैगन हवा में एक दूसरे से टकराए, दिन का उजाला टुकड़े टुकड़े हो गया। एक काला निशान, जो बिजली के झटके की तरह दिखाई देता था, बची हुई रोशनी के बीच से टूटकर अलग हो गया और अगले ही पल गायब हो गया। स्थानिक दरार। दिव्य आत्मा क्षेत्र के दो गहन अभ्यासियों के बीच टकराव, जो अभी भी इतने युवा हैं कि उनकी उम्र 30 से अधिक नहीं है, वास्तव में एक स्थानिक दरार दिखाई देने लगी। यू चे ने आश्चर्य की अनगिनत आहें सुनी और उसे खुद भी अपने दिल में गहरा झटका महसूस हुआ। जब वह गहरे आकाश महाद्वीप में था, तो वह आसानी से अंतरिक्ष को कंपा सकता था, तोड़ सकता था और यहाँ तक कि उसमें धंस भी सकता था। लेकिन देव क्षेत्र के स्थान का निर्माण करने वाला कानून निचले क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक बड़े स्तर का था। यहाँ तक कि अगर यूनचे अपने सबसे शक्तिशाली राज्य में एक चौतरफा हमला भी शुरू कर दे, तो अंतरिक्ष में दरार डालना तो दूर, वह अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी लहर भी पैदा नहीं कर सका। डिंग 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 डिंग, बूम बूम बूम। बिखरती गहन रोशनी के बीच दो तलवार की किरणें आपस में भयंकर दूरी बनाए रखते हुए आपस में टकराईं। पलक झपकते ही वे एक दूसरे से कई सौ बार टकरा चुके थे। जब भी वे दोनों संपर्क में आते, तो इससे अचानक गहन प्रकाश की चमक पैदा होती, कभी कभी कान के पर्दे फाड़ देने वाली ध्वनि, कभी कभी नौवें स्वर्ग से आने वाली गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट की ध्वनि। जब से लुओ चांगशिंग ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी हो गई है। लेकिन जून जिलेई वास्तव में अभी भी उससे मुकाबला करने में सक्षम है। म्यू हुआनजी के चेहरे पर आश्चर्य की गहरी झलक थी। नहीं, वो बस मुश्किल से पकड़ बना रही है, मू बिंगयुन ने कहा। जून जिली को जल्द ही पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। म्यू बिंगयुन के अपनी बात खत्म करने के कुछ देर बाद ही अचानक बिजली चमकी और उसकी रोशनी ने सभी तलवारों की छवियों को निगलते हुए आकाश को भर दिया। बैंगनी रोशनी के बीच से जबरदस्ती नीचे गिरते ही जून जिलेई ने हल्की कराह निकाली। यह ऐसा लगता है कि विजेता का फैसला हो गया है, म्यू हुआनजी ने कहा। जून जिली उल्का की तरह नीचे गिर रही थी। जब उसका शरीर जमीन को छूने ही वाला था, तो वह अचानक हल्का सा घूम गया और एक शानदार चाप में ऊपर उठा। प्रकाश की किरणें अचानक अंधकार में हो गईं और सभी प्रकार की ध्वनियां भी धीरे धीरे गायब हो गईं। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन को एक बार फिर से खोला गया, क्योंकि यह तुरंत लुओ चांगशिन को अपने अंदर समा लेने के लिए बढ़ गया। ऐसी स्थिति में तलवार और दिल के एकीकरण की स्थिति में इतनी जल्दी प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए यह महिला वास्तव में असाधारण है। लुओ गुक्सी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसने हल्की आह भरी। तलवार क्षेत्र में हजारों हजारों तारे अचानक प्रकट हो गए और तलवार की ऊर्जा खतरनाक हो गई। हालांकि अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन इस बार लुओ चांगशिन को घेरने में विफल रहा। लुओ चांगशिन के आसपास के क्षेत्र में एक गहरा बैंगनी बिजली का डोमेन तेजी से बना, और जैसे कि एक बैंगनी तारा अचानक फट गया हो, ये तुरंत 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया और जून जिली के अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन को जबरदस्ती धकेल दिया। बिजली की चमक के बीच में एक विशाल भेड़िए की छवि को स्पष्ट रूप से आकाश की ओर लंबी चीख निकालते हुए देखा जा सकता है। जून जिलेई के चेहरे पर एक बड़ी उदासी उभर आई और उसकी आंखों में नजर फिर से गंभीर हो गई। तलवार के क्षेत्र में हजारों हजारों तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे अनगिनत तलवार की किरणें भारी मात्रा में नीचे गिर रही थीं, जैसे उल्काएं हवा को चीरते हुए नीचे के मंच की ओर जा रही हो। दो शक्तिशाली डोमेन थोड़े समय के लिए गतिरोध में रहे। उनकी ऊर्जाएं एक ही समय में प्रस्फुटित हुई और दो विशाल भावर एक पल में कॉन्फ्लिक्ट गॉड स्टेज पर प्रकट हुए। एक तलवार के चारों ओर स्वर्गीय बिजली लिपटी हुई थी और दूसरी तलवार से डरावनी किरणें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी अचानक कट गए हो, क्योंकि एक तरफ तलवार की रोशनी चमक रही थी और दूसरी तरफ आसमान में बैंगनी रंग की चमक भर गई थी।
गतिरोध ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका। आत्मा को झकझोर देने वाले भेड़िए की चीख के बाद बैंगनी बिजली का क्षेत्र अचानक बहुत बढ़ गया, क्योंकि इसने तलवार के क्षेत्र को मजबूती से दबा दिया था। एक बार जब ये दमन शक्ति अस्तित्व में आई तो यह अजेय गति से आगे बढ़ी। लाइटनिंग डोमेन के क्रमिक विस्तार के कारण तलवार डोमेन थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता गया। मूल रूप से दोनों डोमेन केवल एक दूसरे का बराबरी से मुकाबला कर रहे थे शक्ति, लेकिन जून जिलेई की तलवार का क्षेत्र अब केवल 10 सांसों के समय में 20 किलोमीटर से भी कम हो गया था। दूसरी ओर लुओ चांगशेन के लाइटनिंग डोमेन ने पहले ही कॉन्फेड गॉड स्टेज के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जून जिलेई की आकृति को पीछे हटते हुए भी देखा जा सकता है। उसने धीरे से अपनी खूबसूरत गर्दन ऊपर उठाए और उसकी सूनी आंखों में एक बार फिर असामान्य रोशनी फूट पड़ी। झपट्टा मारना। बहुत तेज गति से विस्तार करने से पहले उसके पीछे एक तलवार की छवि उभरी। तलवार की छवि के प्रत्येक विस्तार के साथ जून जूली से निकलने वाली तलवार में भी पागलपन की वृद्धि हो सकती है। लुओ चांगशेन का चेहरा काला पड़ गया था, मानो उसका शरीर किसी बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ हो। भारी दमन के कारण बिजली का क्षेत्र अत्यंत तीव्र गति से सिकुड़ गया। हमारे कस्टम कंटेंट डिस्कवरी फीड के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। ये है दोहरी तलवार डोमेन। तलवार के रास्ते के विशेषज्ञ आश्चर्य से अनजाने में चिल्ला उठे। देखते ही देखते तलवार की छवि 50 किलोमीटर के आकार की हो गई। आकाश और पृथ्वी के बीच में गर्व से खड़ी एक स्वर्गीय पवित्र तलवार की तरह इसने लुओ चांगशेन के डोमेन को पूरी तरह से दबा दिया, जो एक अतुलनीय दबंग तरीके से पूर्ण श्रेष्ठता रखता था। लुओ चांगशेन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। इस समय बिजली क्षेत्र में अचानक एक बड़ा छेद फट गया था और बड़ी संख्या में तलवार की किरणें उसमें से होकर अंदर घुस गईं और सीधे लुओ चांगशेन की ओर बढ़ते हुए अपने रास्ते में बिजली की कई परतों को छेद दिया। लुओ चांगशेन जरा भी नहीं घबराए और समझदारी से अपना हाथ बढ़ाया। तुरंत उसके सामने एक अर्धवृत्ताकार अवरोध प्रकट हो गया। जब तलवार की किरणें बैरियर से टकराईं, तो वे सभी लुओ चांगशेन के शरीर के संपर्क में आए बिना ही बिखर गईं। लुओ चांगशेन ने हल्के से अपने होठों को हिलाया, जैसे उसकी आंखों की गहराई में एक अतुलनीय गहरी बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। बाद में उसने बहुत जोर से चिल्लाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके शरीर पर अचानक कष्टकारी बिजली चमक उठी हो और परिणामस्वरूप बैंगनी रोशनी ने आकाश को धुंधला कर दिया हो। अत्यधिक दबा हुआ बिजली का डोमेन बहुत उज्जवल बैंगनी रोशनी के साथ चमक गया और जून जिली के दोहरे तलवार डोमेन को जबरन हिला दिया। अगले ही पल तलवार का डोमेन विकृत हो गया, मानो कोई देवता दुनिया में उतर आया हो। एक 50 किलोमीटर लंबा बिजली वाला भेड़िया गर्भ से और ऊंचे आकाश में खड़ा होकर एक लंबी चीख निकाल रहा था। इसके बाद वह तुरंत जून जिलेई की ओर झपटा। जब भेड़िए का विशाल मुंह खुला तो जून जिलेई की तलवार का क्षेत्र पूरी तरह से उसके द्वारा निगल लिया गया। तलवार और भेड़िए की छवियां एक ही समय में ढह गईं और 3 मीटर से अधिक लंबी एक दरार अचानक अत्यंत कठिन और दृढ़ सम्मानित भगवान मंच पर खुल गई। दरार के खुलने की आवाज स्वर्गीय से भी अधिक हो गई। आसमान में बिजली चमक रही है। जून जिलेई बिखरती रोशनी के बीच बहुत दूर तक उड़ गई, यहाँ तक कि जमीन पर जोर से गिरने के बाद भी प्रभाव के शेष बल के कारण उसे दर्जनों कदम पीछे हटना पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को स्थिर खड़े रहने के लिए मजबूर किया। लुओ चांगशेन धीरे धीरे उसके सामने जमीन पर उतरा। हालांकि युवक जोर जोर से सांस ले रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई नया घाव नहीं हुआ था। जून जिलेई ने गहरी भौहें सिकोड़ी और मिस्टी लाइट को एक बार फिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अचानक सफेद हो गया क्योंकि उसके मुंह से खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगा। युवती अपने घुटनों के बल गिर गई और सिर से पांव तक कांपने लगी। बहुत देर तक अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ रही। ये स्पष्ट था कि मैच का विजेता कौन था। युवती अभी तक अपने 50वें वर्ष तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन उसकी तलवार की महारत ने हर पूर्वी दिव्य क्षेत्र के तलवार साधक को स्तब्ध कर दिया था, जिसे इस लड़ाई को देखने का मौका दिया गया था।
आज के बाद कोई भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र में युवा पीढ़ी के नंबर 1 तलवार साधक के रूप में उनके खिताब पर सवाल नहीं उठाएगा। वास्तव में कोई ये दावा कर सकता है कि वह भविष्य में पूर्वी दिव्य क्षेत्र की नंबर 1 तलवार कृषक बन जाएगी और कोई भी इस पर विवाद नहीं करेगा। उसके हारने का एकमात्र कारण ये था कि उसका प्रतिद्वंद्वी लुओ चांगशेन था। पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में स्वर्ग के अनगिनत गौरवान्वित बेटे और बेटियां थीं, लेकिन लुओ चांगशेन एकमात्र व्यक्ति था जो उसे हरा सकता था। आइए हम यहीं रुकें। जुन वुमिंग की शांत आवाज दूर से आई। उन्होंने कुछ समय पहले ही इस परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। पहले जून जिलेई जून वुमिंग का गहरा सम्मान करती थी और वह कभी भी उसके आदेशों के विरुद्ध नहीं गई थी। हालांकि उसकी आवाज ने उसे धीरे से खड़े होने और मिस्टी लाइट को एक बार फिर से चालू करने के लिए प्रेरित किया। मैं नहीं करूंगा। जून जिलेई अचानक हवा में उड़ गया। पिछली झड़प में उसे स्पष्ट रूप से गंभीर आंतरिक चोटें लगी थी, बावजूद इसके उसकी तलवार तुरंत आकाश में फैल जाएगी। एक ही ब्लेड का इरादा मिस्टी लाइट से उल्का की तरह दूर गिर गया, लेकिन यह अचानक 10, 100, 1000, 10,000 में विभाजित हो गया। धूमकेतु तलवार निर्माण। अविश्वास के स्पष्ट स्वर में चिल्लाते हुए लुओ गुक्सी की भौहें अचानक सिकुड़ गई। लुओ चांगशेन की पवित्र लाइटनिंग तलवार के साथ बिजली दौड़ी क्योंकि युवक ने चेहरे पर शांत भाव के साथ हमले का सामना किया। हालांकि जब 10,000 तलवारें पास आई तो उसकी प्रवृत्ति अचानक खतरे से भड़क उठी, जिससे वह तुरंत तेज गति से दूर चला गया। उसने अपनी सारी गहन ऊर्जा का उपयोग किया और आने वाली तलवार की रोशनी पर होली लाइटनिंग तलवार फेंकी। जैसे ही अनगिनत हवा के झोंके और बिजली की चमक पलक झपकते ही दृश्य में दिखाई देने लगी, तलवार 3 किलोमीटर लंबी विशाल तलवार में तब्दील हो गई। धूमकेतु तलवार संरचना के हवा और बिजली की विशाल तलवार से टकराने के बाद एक जोरदार शोर के बाद गहन रोशनी ने कॉन्फेड गॉड स्टेज को ढक लिया, जैसे कि कोई आपदा आ गई हो। जून जिलेई की तलवार का गठन उसकी चोटों के बावजूद अस्वाभाविक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन लुओ चांगशेन की पूरी शक्ति और भी अधिक भयानक थी। लुओ चांगशेन की हवा और बिजली की विशाल तलवार से 10,000 तलवारें लगातार कुचली जा रही थीं, और कुछ ही सांसों में झड़प में तलवार का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो गया। इस बीच लुओ चांगशेन की हवा और बिजली की शक्ति अभी भी 50% से नीचे नहीं गिरी थी। जैसे ही दर्द उसके चेहरे पर आया, जून जिलेई की तलवार वाली भुजा थोड़ी कांपने लगी। हालांकि वह अपनी पूरी ताकत से तलवार निर्माण का समर्थन कर रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से टूट रही थी। अधिक वैयक्तिकृत सामग्री यहाँ खोजन डिस्कवरी फीड। अचानक उसने तलवार निर्माण से अपनी शक्ति वापस ले ली। उसने विशाल तलवार को रोकने या उससे बचने की कोशिश भी नहीं की। प्रकाश की एक किरण अचानक अंतरिक्ष से होकर लुओ चांगशेन की ओर उड़ गई। प्रकाश की किरण अविश्वसनीय रूप से चमकदार थी, जैसे कोई प्रकाश अचानक किसी के दिमाग में कौंध गया हो। यहाँ तक कि इसकी उपस्थिति के कारण समय भी धीमा लग रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ये हमला देखा था। इस तलवार की किरण के कारण लुओ कोन तुरंत हार गया था। लुओ चांगशेन ने स्पष्ट रूप से जून जिली से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी सारी ताकत विशाल तलवार में डाल दी थी, और तलवार की किरण इतनी तेज थी कि वह समय पर अपनी सारी ताकत निकालने में सक्षम नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया और उसके सामने एक घटिया गोल अवरोध खड़ा कर दिया। डिंग! प्रकाश की किरण तो लुप्त हो गई, लेकिन उसके पिता की गुर्राहट अचानक उसके कानों में प्रवेश कर गई। चांगशेन सावधान! जब युवक ने ऊपर देखा तो कुल 7 तलवारें पहले से ही उसकी ओर उड़ रही थी। बूम! विशाल तलवार से जून जिलेई पूरी तरह से घायल हो गया और एक चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़कर वापस चला गया। उसके सफेद कपड़े खून से भीग गए थे। टकराना। 2 हमलों को झेलने के बाद लुओ चांगशेन का अवरोध नष्ट हो गया था, और युवक अन्य 3 तलवारों से बचने के लिए समय पर घूमने में कामयाब रहा। हालांकि अंतिम 2 हमलों के बारे में वह कुछ नहीं कर सका। रेप! जैसे ही तलवार की 2 किरणें लुओ चांगशेन की दाहिनी पसलियों में एक के बाद एक घुसी, हवा में खून फैल गया।
परिणामस्वरूप उसके शरीर में मुट्ठी के आकार के 2 छेद दिखाई दिए। लुओ चांगशेंग लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और घाव से उसके शरीर में प्रवेश करने वाली तलवार की ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर दिया या बंद कर दिया। फिर वह आगे बढ़ा और गिरते हुए जून जिलेई पर सीधे हवा का झोंका फेंका। जून जिली ने सुरक्षा के लिए कोई शक्ति आरक्षित नहीं की थी, क्योंकि वह लुओ चांगशेंग को बलपूर्वक घायल करना चाहती थी। इसके अलावा वह हवा और बिजली की विशाल तलवार से पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी और मुश्किल से अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो सकी थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास लुओ चांगशेंग की तीव्र लहर को रद्द करने का कोई रास्ता नहीं था और उसे तुरंत कॉन्फेड गॉड स्टेज के बाहर फेंक दिया गया। एक व्यक्ति तुरंत दर्शकों के बीच से गायब हो गया और जून जिलेई को हवा में पकड़ लिया। कॉन्फेड गॉड स्टेज के बाहर सुरक्षित रूप से उतरने के बाद उसने तुरंत अपने गहनों का उपयोग करके उसके घावों को सील कर दिया। ऊर्जा जून जिलेई ने कॉन्फेड गॉड स्टेज की सीमा छोड़ दी है और मैच हार गए हैं। वह लूजर्स ग्रुप में प्रवेश करेगी और कल के लूजर ब्रैकेट मैच के 5वें दौर में लड़ेगी। लुओ चांगशेंग जीत गया। वह विजेता वर्ग के फाइनल में प्रवेश करेगा। माननीय क्यू हुई ने पहली सूचना पर ही परिणाम घोषित कर दिया। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि लुओ चांगशेंग ने मैच जीत लिया। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी भीषण होगी। 2 सबसे मजबूत गॉड चिल्ड्रेन के बीच लड़ाई से सभी को बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि लुओ चांगशेंग और जून जिलेई दोनों की असली ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी और उन्हें बार बार आश्चर्यचकित किया था। थोड़ी देर की खामोशी अचानक तालियों की गड़गड़ाहट और जोरदार जयकारों से टूट गई। लुओ चांगशेंग अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी पसलियों को ढकते हुए धीरे धीरे ईश्वर प्रदत्त मंच के किनारे तक चला गया। उसकी उंगलियों के बीच से खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं दिखा। उन्होंने जून बूमिंग से पूछा, सीनियर जून, क्या मिस जून ठीक है? जून बूमिंग ने ऊपर देखा और उस पर गहरी नजर डाली। वह ठीक है। मुझे रुकने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। चिंतित लुओ चांगशेंग ने चोटों के बावजूद तुरंत जून बूमिंग को सलाम किया। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, वरिष्ठ जून। एक हाथ हवा की ओर उठा और जून बूमिंग को दूर धकेल दिया। जून जिलेई अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसके पास व्यावहारिक रूप से कोई गहरी ऊर्जा नहीं बची थी। हालांकि वह हठपूर्वक खड़ी हो गई और लुओ चांगशेंग को पहले की तरह ही उग्रता और उदासीनता से घूरने लगी। मिटाओ वह आत्मसंतुष्टि। एक दिन मैं खांसूंगा। खांसी खांसी। जून जिली के होठों से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला और पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने जून बूमिंग को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया और अपने पैरों पर कदम दर कदम चलकर वहां से चली गई। जैसे ही लुओ चांगशेंग ने जून जिलेई की पीठ की ओर देखा, उसके होठों पर एक बेहोश मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें अभूतपूर्व चमक से चमक उठी और वह आधे अचेतन रूप से बुदबुदाया, क्या अद्भुत महिला है। उसने लुओ चांगशेंग में 2 छेद करने के लिए उन सभी चोटों को सहन किया। वह महिला गंभीर है। युन चे ने जून जिली की अपने प्रति नफरत को याद करते हुए कुछ हौंफते हुए कहा। हमारे कस्टम कंटेंट डिस्कवरी फीड के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें। टॉस साइट में दान करें। अध्याय 1192 करो या मरो को। लू लिंगचुआन ने कफन आकाश क्षेत्र की बैठक से एक लंबी आह भरी। वह लुओ चांगशेंग जितना मजबूत नहीं था। वह जून जिलेई या शुई यांग्यू से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह पूर्वी क्षेत्र के 4 देव संतानों में से सबसे कमजोर कृषक था और बहुत से लोगों का मानना था कि 4 नहीं, बल्कि केवल 3 ही होने चाहिए। हालांकि लू लिंगचुआन को कभी गुस्सा नहीं आया। वह न केवल सबसे कमजोर था, बल्कि उन सभी में सबसे बूढ़ा भी था। इसीलिए उन्हें स्वयं विश्वास था कि अधिक से अधिक 100 वर्षों के बाद उन्हें इस पदवी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि लुओ चांगशेंग और जून जिलेई की लड़ाई ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि उन्हें 100 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
वह पहले से ही अयोग्य था। ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छे युग में पैदा हुआ था। लू लिंगचुआन ने खुद का मजाक उड़ाया, लेकिन दिल की गहराइयों से मुस्कुराया। इस बीच ग्लेज्ड लाइट दायरे के बैठने की जगह में शुई यांग्यू बहुत लंबे समय तक अपने ही विचारों में डूबी रही। बहन शुई मेइन ने जीवंत आंखों से उसकी ओर देखा। बहुत लंबे समय तक मुझे लगता था कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो अपनी ताकत छिपा रहा हूँ। लेकिन शुई यांग्यू ने ऊपर देखा और गंभीरता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि जून जिलेई और मेरे बीच का मैच कठिन होगा। शुई मेइन ने पलकें झपकाई। क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ, या आप कोई बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गई, बहन? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई यांग्यू ने उसकी ओर देखा। आपका अगला प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, बहन। शुई मेइन की अभिव्यक्ति अचानक बहुत गंभीर हो गई। आह! शुई यांग्यू ने उसे एक सुंदर मुस्कान दी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसके बारे में लगभग भूल ही गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शुई मेइन के मुलायम काले बालों को सहलाते हुए उसकी ओर प्यार से देखा। हमने बहुत लंबे समय से एक दूसरे से गंभीरता से लड़ाई नहीं की है, मेइन। आपको क्या लगता है फिर कौन जीतेगा? शुई मेइन मुस्कुराई। शुई यांग्यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। कम से कम मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। जब उसने जुन जिलेई के खिलाफ अपनी आगामी लड़ाई के बारे में बात की तो उसके माथे पर शिकन आ गई, लेकिन अपनी छोटी बहन से हारने की संभावना ने वास्तव में उसके चेहरे पर गर्व की एक फीकी मुस्कान ला दी। दोनों बहनों के बगल में बैठे मुस्कुराते हुए ग्लेज्ड लाइट रियलियम किंग ने अपनी दोनों बेटियों को देखा और बिना किसी रुकावट के चुपचाप उनकी बातचीत सुनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहनों के बीच लड़ाई का विजेता कौन था, फिर भी यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। ग्लेज्ड लाइट रियलियम किंग की लव लाइफ की अपनी एक अजीब कहानी थी। आज तक उनके 101 बच्चे थे, लेकिन पहले 99 बच्चे पुरुष थे। उनकी दोनों बेटियां करीब 30 साल पहले ही उनकी जिंदगी में आई थी। वह अपने सभी 99 बेटों को जोड़ सकता है, और वे अभी भी उसकी 2 बेटियों के लिए अतुलनीय होंगे। शुई मेइन विशेष रूप से शब्दों से परे उत्कृष्ट थी। केवल 15 वर्ष की होने के बावजूद वह पहले से ही उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव थी। वह इतनी उत्कृष्ट थी कि कभी कभी उच्च और शक्तिशाली ग्लेज्ड लाइट दायरे के राजा को स्वयं अपनी योग्यता पर संदेह होता था। क्या शुई मेइन वास्तव में उसका बीज था? शुई मेइन निस्संदेह प्रेम के समुद्र में पली बढ़ी थी। उसके माता पिता अकेले नहीं थे जिन्होंने उसे लाड़ प्यार दिया। अगर उसकी इच्छा होती तो उसके 99 भाई सचमुच ब्लेड के पहाड़ पर चढ़ जाते या आग की लपटों के समुद्र को पार कर जाते। हालांकि ऐसे माहौल में बड़े होने के बावजूद शुई मेइन के व्यक्तित्व में अहंकार पूरी तरह से अनुपस्थित था। इससे भी अच्छी बात यह है कि वह एक ऐसे आकर्षण के साथ पैदा हुई थी जिसके कारण अन्य लोग उसकी रक्षा करना चाहते थे। यह इतना शक्तिशाली था कि यह लगभग राक्षसी था। इसके बाद हमारे पास कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप की तीसरे दौर की लड़ाई की दूसरी लड़ाई है, ग्लेज्ड लाइट दायरे से शुई यांग्यू बनाम ग्लेज्ड लाइट दायरे से शुई मेइन। ग्लेज्ड लाइट के 2 मोतियों के बीच की लड़ाई निस्संदेह एक ऐसी लड़ाई थी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि माननीय क्यू हुई भी बहनों को अजीब तरह से घूर रही थी। चल दर, शुई यांग्यू ने अपनी बहन को पकड़ लिया और कॉन्फेड गॉड स्टेज के हवाई क्षेत्र तक तैरने लगी। फिर एक हल्के धक्के ने दोनों बहनों को अलग कर दिया, एक नीली तितली और एक काली तितली, जैसे ही वे मंच के विपरीत छोर पर उतरी। सिर्फ आपके लिए तैयार की गई हमारी सिफारिशों को देखें। डिस्कवरी फीड हमें शुरू करने दें। हालांकि माननीय क्यू हुई आमतौर पर गंभीर दृष्टिकोण रखते थे, इस बार वह असाधारण रूप से सम और सौम्य लग रहे थे। उसकी निगाहें ज्यादातर शुई मेइन की ओर आकर्षित थीं, क्योंकि उसकी आंखों में प्रशंसा और स्नेह की भावनाएं झलक रही थीं। वह जानता था कि शाश्वत स्वर्ग दिव्य सम्राट ने जानबूझकर ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र का दौरा किया था, क्योंकि वह उसे अपने निजी शिष्य के रूप में लेना चाहता था। वह अकेली थी जिन्हें ये सम्मान मिला, जिसमें उनके प्रस्ताव को ठुकराने का सम्मान भी शामिल था। अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा के अलावा शुई मेइन असामान्य रूप से आकर्षक भी थी।
वो बस वहीं खड़ी रह सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी, और जो कोई भी उसकी ओर देखता उसे लगता कि उसकी जलन कम हो रही है और वह अनजाने में मुस्कुराने भी लगता। उसके प्रति उनका स्नेह आखिरकार इस हद तक बढ़ गया कि वे उससे नजरें हटाना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां एक नर्म अंगूठी थी और शुई यांग्यू की तलवार मून इन वाटर अपने म्यान से बाहर निकल गई। पानी तुरंत तलवार के शरीर के चारों ओर बह गया, लेकिन शुई मेइन बिल्कुल भी नहीं हिली। उसकी भौहें हिल गईं जैसे वह किसी बात को लेकर झिझक रही हो। अंत में उसने माननीय क्वहुई की ओर देखा और पूछा, दादाजी क्वहुई, क्या मैं यह मैच सरेंडर कर सकती हूँ? शुई यांग्यू, माननीय क्वहुई को अचानक पकड़ लिया गया। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं आपका कारण जान सकता हूँ? ठीक है, शुई मेइन ने गंभीरता से कहा, मैंने इस लड़ाई पर अभी गंभीरता से विचार किया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं बहन को हरा सकता हूँ क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। अगर गलती से मुझे चोट लग जाती है और दर्द होता है, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं। माननीय क्वहुई भगवान न जाने कितने वर्षों से मुस्कुराए नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने शुई मेइन के मासूम चेहरे को देखा तो उन्हें वास्तव में ऐसा करने का प्रलोभन महसूस हुआ। जब उन्होंने ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग पर एक तिरछी नजर डाली तो उन्हें पता चला कि वह अपनी सीट से मुस्कुरा रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शुई यांग्यू ने कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि वह शुई मेइन के खिलाफ भी लड़ना नहीं चाहती थी। शुई मेइन, मैं आपसे यह आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप वाकई इस लड़ाई में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? माननीय क्वहुई ने पूछा। एमेन, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। शुई मेइन ने सिर हिलाया। ठीक है, माननीय क्वहुई ने धीरे से कहा, जैसे कि दोनों बहनों को लड़ते हुए न देख पाना उनके लिए बहुत बड़ी क्षति थी। फिर उन्होंने घोषणा की, शुई मेइन ने स्वेच्छा से मैच छोड़ दिया है और वह लॉसेस ग्रुप में प्रवेश करेंगे। वह कल के लॉसेस ग्रुप मैच के छठे दौर में लड़ेगी। शुई यांग्यू जीत गई। वह होगी परसों कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप के फाइनल राउंड में लड़ना। हालांकि बहनों के बीच की लड़ाई, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, अप्रत्याशित तरीके से समाप्त हो गई थी, लेकिन ये बिल्कुल आश्चर्यजनक परिणाम नहीं था। आखिरकार वे बहनें थीं। कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप की लड़ाई समाप्त हो गई थी और जून जिलेई और शुई मेइन दोनों को लॉसेस ग्रुप में भेज दिया गया था। इसका मतलब ये था कि कॉन्फेड गॉड ग्रुप में केवल 2 लोग बचे थे, लुओ चांगशिंग और शुई यांग्यू। उनका मैच कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप की अंतिम लड़ाई भी थी। बड़ी बहन, कृपया अगले मैच के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अपनी सीट पर लौटने के बाद शुई मेइन ने अपनी बहन को प्रोत्साहित किया। शुई यांग्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसका लुओ चांगशिंग से कोई मुकाबला नहीं था और परसों उसकी हार निश्चित थी। उसका एकमात्र वास्तविक प्रतिद्वंद्वी जून जिलेई बचा था। थोड़े समय के आराम के बाद लॉसेस ग्रुप के मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुए। पहला राउंड मेन डुआनक्सी और चाओ फैन के बीच था। दोनों प्रतिभागियों के बीच बराबरी का मुकाबला था और लगभग 2 घंटे तक चली भीषण लड़ाई के बाद मेन डुआनक्सी अंततः विजयी हुई और शीर्ष 6 में प्रवेश किया। कॉन्फेड गॉड बैटल में चाओ फैन की यात्रा यही समाप्त हुई। जैसे ही मेन डुआनक्सी और चाओ फैन की लड़ाई समाप्त हुई, युनचे की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और उसका खून बड़े उत्साह से खौल उठा। लू लिंगचुआन ने भी उसकी ओर देखा क्योंकि उनकी निगाहें हवा में टकरा रही थी, जिससे अदृश्य चिंगारी पैदा हो रही थी। ये स्पष्ट था कि वे एक दूसरे से लड़ने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद हमारे पास लूजर्स ग्रुप के 5वें दौर की दूसरी लड़ाई है। श्राउडिंग स्काई क्षेत्र से लू लिंगचुआन बनाम स्नो सॉन्ग क्षेत्र से यूचे। अनगिनत निगाहें यूचे पर केंद्रित हो गईं। जिस क्षण माननीय क्वहुई ने अपनी घोषणा की, युनचे और लू लिंगचुआन अपनी सीटों से उठे और उसी समय कॉन्फेड गॉड स्टेज पर उतरे। स्नो सॉन्ग दायरे और फ्लेम गॉड दायरे से हर कोई चुप हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि यही यूचे का अंतिम मैच था। हालांकि उनकी आश्चर्यजनक उपलब्धि ने स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लिए बड़ा सम्मान जीता था, एक ऐसी उपलब्धि जिस पर वह जीवन भर गर्व कर सकता है।
यही कारण है कि यूचे के लिए घबराहट महसूस होने के बावजूद उन्हें कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। म्यू बिंगयुन एकमात्र वांछित था जो अभी भी गहराई से डूब रहा था। हालांकि उसने सोचा था कि यूचे हार जाएगी, लेकिन सम्मान के बिना नहीं। वह ये भी जानती थी कि यूचे यहाँ रुकना नहीं चाहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैच शुरू। बूम। स्काई स्प्लिटर स्पीयर और हेवन स्मिटिंग तलवार उनके धारकों के हाथों में उसी समय प्रकट हुई जब यू लिंगचुआन और यू चे ने अपनी गहन ऊर्जा का विस्फोट किया। लेकिन बर्फ के बजाय ये सुनहरी लपटें थी जो यूचे के शरीर से निकली थी और कॉन्फेट को बदल दिया था। भगवान एक क्षण में अग्नि में नरक में चले गए। गोल्डन क्रो संप्रदाय, फीनिक्स संप्रदाय और वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के प्रत्येक बुजुर्ग और शिष्य ने किनली पर आंख मूंद ली। वे इतने सदमे में थे कि वे लगभग अपनी सीटों से गिर पड़े। जी, सुनहरी कोवा लपटे। टी ये हुओ रूली एकमात्र ऐसी थी जो पूरी तरह से अचंभित दिख रही थी। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और अविश्वसनीय शांति के साथ कहा, बिना बात का बतंगड़ बनाना बंद करो और चुप रहो। हुओ रूली की अप्राकृतिक शांति ने भीड़ को और भी अधिक भड़का दिया। यन जुएहाई ने जल्दी से पूछा, क्या चल रहा है संप्रदाय मास्टर हुओ? यू चे। हुओ रूली ने उसे काटने के लिए हाथ लहराया। फ्लेम गॉड दायरे में लौटने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान जुएहाई ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान वापस यू चे पर केंद्रित किया। हुओ रूली अपने लोगों के सामने शांत दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में उनकी भावनाएं बहुत उथल पुथल में थीं। यदि युन चे ने जानबूझकर उसे नहीं खोजा होता और उसे गोल्डन क्रो की लपटें नहीं दिखाई होती, तो शायद उसका जबड़ा अभी फर्श पर गिरने वाला पहला व्यक्ति होता। गोल्डन क्रो की लपटें। ये वास्तव में गोल्डन क्रो की लपटें हैं। क्या यू चे स्नो सॉन्ग दायरे का शिष्य नहीं है? उन्होंने पहले स्पष्ट रूप से आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन का उपयोग किया था। आखिर वह इन लपटों को कैसे झेल रहा है? क्या वह आग और बर्फ की खेती करने वाला है? वास्तव में इस दुनिया में आग और बर्फ की खेती करने वाला यंत्र है। शक्ति प्रदर्शन से दर्शक निस्संदेह स्तब्ध रह गए। पूर्वी बैठने के क्षेत्र में देव सम्राट भी थोड़े सतर्क थे। एक आग और बर्फ कृषक, ये वास्तव में दुर्लभ है, अनंत स्वर्ग दिव्य सम्राट ने कहा। गहन तत्व स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को अस्वीकार करते हैं, लेकिन जिनके पास पर्याप्त प्रतिभा और समझने की शक्ति है वे एक साथ कई तत्वों में हेरफेर कर सकते हैं। हालांकि बर्फ और आग ही ऐसे दो तत्व थे जो स्पेक्ट्रम के बिल्कुल अलग छोर पर बैठे थे। न केवल दोनों तत्वों पर एक साथ कब्जा करना लगभग असंभव था, बल्कि दोनों शक्तियां केवल टकराएंगी और एक दूसरे की शक्ति को कम कर देंगी, भले ही उन पर बलपूर्वक कब्जा किया जा सके। कृषक केवल एक या दूसरी शक्ति का चयन कर सकता है, क्योंकि अंत में वे बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। इसलिए भले ही कोई व्यक्ति एक असाधारण शरीर के साथ पैदा हुआ हो जो एक ही समय में दोनों तत्वों को समायोजित कर सकता है, फिर भी वह दोनों तत्वों को गंभीरता से विकसित नहीं करेगा। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें केवल अत्यंत नासमझ ही समझा जाएगा। ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने कहा, ये केवल आग और बर्फ की दोहरी खेती नहीं है। आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को आइस फीनिक्स की रक्तरेखा के साथ विकसित किया जाना चाहिए, और गोल्डन क्रो की लपटों को गोल्डन क्रो की रक्तरेखा के साथ विकसित किया जाना चाहिए। युन चे स्पष्ट रूप से एक साथ दो दिव्य रक्त विरासतों की खेती कर रहा है। यू चे स्नो सॉन्ग रियलम का प्रत्यक्ष शिष्य है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसे आइस फीनिक्स का वंश दिया गया था। हालांकि बाहरी लोगों को दैवीय रक्त देना एक बड़ा निषेध है। आखिर फ्लेम गॉड रियलम ने यू चे को गोल्डन क्रो वंशावली देने का फैसला क्यों किया? बहुत से लोग हुओ रूली की ओर देखने लगे और पाया कि संप्रदाय गुरु अपनी सीट पर बिल्कुल शांत और बेफिक्र बैठे थे। उसके व्यवहार ने तुरंत सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वही था जिसने युनचे को गोल्डन क्रो वंशावली प्रदान की थी। वैसे भी ये केवल वही हो सकता है। हे कैंग शिटियन हंसे, इसमें इतना अजीब क्या है?
यहाँ तक कि मैं उसके जैसे राक्षस के लिए अपने नियम तोड़ने को तैयार हूँ, फ्लेम गॉड दायरे जैसे राक्षस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कैंग शिटिन का लहजा जानबूझकर विलक्षण था, लेकिन उनके शब्दों के पीछे का तर्क बहुत अच्छा था। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर युन चे की गहन ऊर्जा ऊपर की ओर उठी जैसे वह किसी रॉकेट पर सवार हो। दुष्ट आत्मा, जलता हुआ हृदय, यातनाग्रह और गड़गड़ाता स्वर्ग। वह तुरंत अपने चरम रूप में आ गया और एक छूटे हुए तीर की तरह लू लिंगचुआन की ओर बढ़ गया। वह केवल 100 सांसों के समय तक ही अपनी चरम अवस्था को बनाए रख सका, और यदि वह इस समय सीमा के दौरान उसे बाहर नहीं निकाल सका तो हार निश्चित थी। न केवल उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, बल्कि वह लू लिंगचुआन को अपने चमकते ड्रैगन के पवित्र बैरियर को सक्रिय करने का मौका भी नहीं दे सकता है। एक बार भी नहीं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 1193 गहन कला प्रभुत्व लू लिंगचुआन की गहन ऊर्जा भी चरम पर पहुंच गई थी। स्काई स्प्लिटर स्पीयर ने एक उत्साहित ड्रैगन की दहाड़ छोड़ी और हथियार सीधे यू चे के चेहरे पर मारा गया। लू लिंगचुआन ने एक बार कहा था कि वह अपनी पूरी ताकत से यू चे से लड़ेंगे। वह अपनी बात का पक्का आदमी था। दोनों कृषकों ने एक दूसरे की ताकत के बारे में बात नहीं की या जांच नहीं की। जिस क्षण माननीय क्यू हुई ने शुरू करें शब्द कहा, उन्होंने तुरंत अपनी सारी गहन ऊर्जा को उजागर कर दिया और एक दूसरे पर इस तरह हमला किया जैसे कि वे कट्टर दुश्मन हो, भले ही उन्होंने स्पष्ट रूप से अतीत में एक दूसरे के रास्ते को पार नहीं किया था। बूम! दो प्रकार की शक्तियां एक दूसरे में भयंकर रूप से दौड़ गईं। एक पीले विस्फोट ने दोनों लड़ाकों को दूर धकेल दिया, लेकिन वे एक ही समय में लड़ाई में वापस आ गए और एक बार फिर गिर गए। हर बार जब जलती हुई हेवन स्मिटिंग तलवार ड्रैगन की सांस में लिपटे स्काई स्प्लिटर स्पीयर से टकराती थी, तो यह वज्रपात की तरह होता था। यू चे की शक्ति बिल्कुल दमनकारी थी और लू लिंगचुआन की क्रूरता बेजोड़ थी। हर बार जब दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकराती थी, तो ऐसा लगता था मानो कोई तूफान आ रहा हो या जमीन टूट रही हो। युन चे ने जो कुछ भी छुआ वह जंगल की आग से झुलस गया। सुनहरी लपटों ने अनगिनत स्तब्ध चेहरों को रोशन कर दिया। यू चे लू लिंगचुआन से सीधे लड़ रहा है। इससे पहले वू गुइके के हमलों को सीधे झेलने और उसे केवल 7 हमलों में ढेर करने की युन चे की उपलब्धि ने पहले ही सभी को चौंका दिया था। इसे एक चमत्कार के रूप में सराहा भी गया। लेकिन वू गुइके एक आदमी था और लू लिंगचुआन दूसरा। वू गुइके लू लिंगचुआन से बिल्कुल हीन था, और यू चे के हमले ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वह लू लिंगचुआन के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। हालांकि युन चे लू लिंगचुआन के हर हमले का डटकर सामना कर रहा था। इससे भी अधिक डरावना तथ्य ये था कि वह बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ रहा था। लू लिंगचुआन 10वें रैंक के देवता थे, आत्मा साधक। वह पूर्वी क्षेत्र के प्रसिद्ध 4 भगवान बच्चों में से एक थे। लू लिंगचुआन स्पष्ट रूप से बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या यू चे पिछली लड़ाई के दौरान भी अपनी ताकत छुपा रहा था? लेकिन वह दैवीय क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यू चे वास्तव में देव बच्चों के स्तर पर है? स्वर्ग। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी, सभी के चेहरों पर सदमा और गहरा होता जा रहा था। युवा से लेकर राजा महाराजाओं तक हर एक कृषक भावना से कांप रहा था, क्योंकि सम्मानित देव मंच पर आग की लपटें और अधिक तीव्र होती जा रही थी। ये लड़का सुखद आश्चर्य देने में कभी असफल नहीं होता। भगवान सम्राट शिटिन ने युन चे पर अपनी आंखें सिकोड़ ली और खुद से बहुत बहुत धीरे से फुसफुसाए, दिव्य क्लेश क्षेत्र का 8वां स्तर हो। तसक तसक। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने कहा, उसकी शक्ति की तीव्रता और उसके पास मौजूद गहन ऊर्जा की मात्रा स्पष्ट रूप से लू लिंगचुआन से कमतर है। यहाँ तक कि उसकी तलवार लू लिंगचुआन के स्काई स्प्लिटर स्पीयर से भी कमजोर है। प्रत्येक देव सम्राट ने उसके मूल्यांकन पर सहमति में सिर हिलाया। गहन कला प्रभुत्व। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट बोले, वो हर पहलू में लू लिंगचुआन से कमजोर है, लेकिन वह लू लिंगचुआन के बराबर है, क्योंकि वह गोल्डन क्रो लपटों का उपयोग कर रहा है।
ये वास्तव में अब तक की 3 सबसे मजबूत दिव्य लेप्टो में से एक के खिताब का हकदार है। फ्लेम गॉड दायरे ने कभी भी एक दिव्य गुरु का निर्माण नहीं किया है, और यह बहुत लंबे समय तक एक मध्य सितारा क्षेत्र बना रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग भूल गए हैं कि वर्मिलियन बर्ड, फीनिक्स और गोल्डन क्रो प्राचीन काल के 3 सर्वोच्च अग्निगुण वाले जानवर थे। तथ्य यह है कि होपोन की ताकत उसके साथियों से कहीं अधिक है। ये पहले से ही गोल्डन क्रो की शक्ति का प्रमाण था, लेकिन यूचे पर यह प्रभुत्व और भी स्पष्ट हो गया है। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो पूरे ईश्वर क्षेत्र को निश्चित रूप से 3 सर्वोच्च अग्निगुण वाले जानवरों की याद दिला दी जाएगी। ये गतिरोध लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, ड्रैगन सम्राट अचानक बोला। वास्तव में युन चे इस समय प्रबल स्थिति में है। उसका फायदा अभी से दिखना शुरू हो गया है। इस वक्त कॉन्फिड गॉड स्टेज पर हर जगह आग लगी हुई थी। जब भी युन चे अपनी तलवार घुमाता, तुरंत सुनहरी लपटों का बड़ा विस्फोट होता। इसके अलावा आग की लपटें प्रकट होने के तुरंत बाद ही नहीं बुझ गईं। इसके बजाय वे तब तक बेतहाशा जलते रहे जब तक कि कॉन्फिड गॉड स्टेज का आधे से अधिक हिस्सा पूरी तरह से आग की लपटों में नहीं समा गया। इसके विपरीत लू लिंगचुआन के शरीर को ढकने वाले पीले पत्थर के ड्रैगन की आभा बहुत धुंधली थी। जैसा कि गॉड सम्राटों ने पहले उल्लेख किया था, लू लिंगचुआन ताकत, आभा और हथियार शक्ति के मामले में यूचे से बेहतर था। हालांकि जब भी वह यूचे की गोल्डन क्रो की लपटों के संपर्क में आया, उसकी पत्थर की ड्रैगन आभा तुरंत जलकर शून्य हो गई। यहाँ तक कि उसकी गहन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा भी इसके साथ जल गया। इससे भी बदतर, उसके शरीर पर दबाव डालने वाली जलन हर सांस के साथ और अधिक तीव्र होती गई, जिससे समय के साथ उसके दर्द का स्तर बढ़ता गया। बूम! तलवार और भाले में एक बार फिर भिड़ंत हुई और भयंकर अग्नि विस्फोट हुआ। अंत में लू लिंगचुआन के शरीर को ढकने वाली पीले पत्थर की ड्रैगन आभा पूरी तरह से गायब हो गई। लू लिंगचुआन ने गहराई से भौहें चढ़ा ली और अपनी सांसें वापस ले ली, लेकिन यूचे पहले ही हवा में उछल चुका था और तेजी से गर्म हो रही हेवन स्मिटिंग तलवार को सीधे उस पर पटक दिया। बूम 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 बूम। युन चे द्वारा लू लिंगचुआन पर एक ही सांस में लगातार 4 वार करने के बाद दर्शकों की ओर से चीख पुकार मच गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि लू लिंगचुआन को हर बार ब्लॉक करने पर एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता था। युन चे की आंखें क्रूर थीं। वह एक बार हवा में उछला, स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार के चारों ओर 10 मीटर लंबी आग बुलाए और भी अधिक ताकत से नीचे की ओर गिरा। गिर रहा है, शांत, डूब रहा है, तारा। बूम! हमले के दौरान हर किसी का दिल धड़क उठा। लू लिंगचुआन ने स्काई स्प्लिटर स्पीयर के पीछे अपना सब कुछ फेंक दिया और विस्फोटित आग के बीच मुश्किल से बच पाया। हालांकि उसका दाहिना घुटना सिकुड़ गया और वह अगले ही पल फर्श पर गिर गया। लू लिंगचुआन ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वह उन्हें कुचल सकता था। उसकी पुतलियां सदमे से पूरी तरह रंगीन हो गई थी। उसने युन चे को कभी कम नहीं आंका था, अन्यथा उसने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता। हालांकि उसकी कमी तिरस्कार किसी अन्य शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान के समान था। उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि युन चे उससे बराबरी के स्तर पर लड़ सकता है। आखिरकार वो पूर्वी क्षेत्र के 4 ईश्वरीय बच्चों में से एक था। वह सूची में सबसे कमजोर ईश्वरीय संतान हो सकता है, लेकिन वह अपनी बाकी पीढ़ी के बीच अजेय था। जैसे ही आग लू लिंगचुआन के पास पहुंची, उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा तेजी से जल गई। अचानक उसकी भौहें और उसके कपड़ों का अगला हिस्सा जलने लगा और मांस जलने की दुर्गंध हवा में फैल गई। लू लिंगचुआन ने दर्द के कारण अपने दांत भींच लिए, लेकिन उसकी पुतलियां उत्साह से चमक उठी। हाँ, दहाड़ टिल्डर 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 टिल्डर। लू लिंगचुआन दहाड़ उठा और उसके शरीर से पीली रोशनी फूट पड़ी। ड्रैगन की दहाड़ ने यू चे को जोर से गिरा दिया और लू लिंगचुआन को अपने भाले के चारों ओर एक पीले ड्रैगन को बुलाने और सीधा प्रहार करने का मौका दिया। रेप! लू लिंगचुआन चूक गए, उनका हमला केवल बर्फ के बाद की छवि पर हुआ। हालांकि वह घबराया नहीं और अपने पीछे एक ड्रैगन की छवि बुलाई।
युन चे एक भूत की तरह लू लिंगचुआन के पीछे आया और उसने अपनी जलती हुई तलवार नीचे की ओर घुमाई। बूम! लू लिंगचुआन की ड्रैगन सुरक्षा में विस्फोट हो गया, जिससे वह लड़खड़ा गया और आसमान से नीचे गिर गया। युन चे खुद बहुत दूर तक गिर गया था। लू लिंगचुआन ने जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर पर गोल्डन क्रो की लपटों को बुझा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, शक्ति की एक नई लहर पहले से ही ज्वार की लहर की तरह उसके पास आ रही थी। युन चे ने लू लिंगचुआन या खुद को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसने लू लिंगचुआन का जो किया छाया की तरह पीछा किया। मेरे पास आओ। लू लिंगचुआन बिल्कुल भी नहीं डरा। इसके विपरीत वह जोश से उबल रहा था। वह फिर से दहाड़ा और स्काई स्प्लिटर स्पीयर को गहरी रोशनी से चमकाने लगा। बूम! दोनों शक्तियां एक बार फिर भिड़ी, लेकिन इस बार लू लिंगचुआन पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में था। युन चे के प्रहार से उसने खुद को बहुत दूर फेंक दिया और कई हजार मीटर ऊपर आकाश में उड़ गया। फिर उसने चमकते स्काई स्प्लिटर स्पीयर को अपने सिर के ऊपर उठाया। दानव ड्रैगन सील। वहां एक अजगर की दहाड़ थी और एक अजगर की विशाल छवि अचानक जमीन की ओर गिर गई। जब तक वह युन चे के करीब पहुंचा, उसका सिर कई 100 मीटर चौड़ा हो गया था और उसने उसे पूरा निगलने की कोशिश में अपना मुंह खोला। उसके मुंह के पीछे चकाचौंध कर देने वाली पीली रोशनी देखी जा सकती थी। युन चे की वृत्ति ने उसे खतरे की चेतावनी दी और वह तेजी से ड्रैगन से पीछे हट गया। हालांकि उसकी आंखों के सामने की दुनिया अचानक एक उजाड़ और पीले रेगिस्तान में बदल गई। पीली रोशनी आसमान में उड़ते ड्रैगन की तरह नाच रही थी और वे उसके सिर के ऊपर बेरहमी से गिर पड़े, जैसे कि वे उसे जिंदा दफना देंगे। युन चे की आंखें जल गईं और उसके चारों ओर आग का एक कमल खिल गया। उसने ड्रैगन की छवियों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सोने और लाल रंग की चमकदार लपटें तुरंत मायावी दुनिया का केंद्र बन गईं और संपर्क में आने पर सभी ड्रैगन छवियों को नष्ट कर दिया। युन चे को चोट पहुंचाना तो दूर, वे उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। युन चे ने स्वर्ग को मार गिराने वाली तलवार उठाए और आग का एक खंभा खड़ा किया जो कई 100 मीटर लंबा था। जैसे ही आग की लपटें उठी, उन्होंने गोल्डन एनिहिलेशन की शैली में अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई। दरार, उजाड़, पीली दुनिया के चारों ओर तुरंत एक सुनहरी दरार दिखाई दी। फिर सारा ब्रह्म कांप कर ढह गया। हवा में लू लिंगचुआन ये दृश्य देखकर कांप उठा। युन चे को दानव ड्रैगन सील में सील करने के बाद, उसने ग्लोइंग ड्रैगन के पवित्र बैरियर को बनाने के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसके पास कम से कम एक परत बनाने के लिए पर्याप्त समय होगा, लेकिन वास्तव में युन चे ने केवल 2 सांसों में दानव ड्रैगन सील को तोड़ दिया था। ये लगभग ऐसा था मानो वह सड़े हुए रास्ते को तोड़ रहा हो। सबसे मजबूत दिव्य लौ का शीर्षक बिल्कुल योग्य है। लू लिंगचुआन ने मन ही मन बुदबुदाया। लड़ाई पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के विपरीत हो गई थी। अब तक उसे यह एहसास होने लगा था कि युन चे द्वारा उसे पूरी तरह से दबाए जाने में केवल कुछ ही समय लगा था। यदि वह समय रहते चमकते ड्रैगन के पवित्र अवरोध को नहीं समझ पाता, तो हार व्यावहारिक रूप से निश्चित थी। लू लिंगचुआन के पास अंततः युन चे की तुलना में कहीं अधिक गहन ऊर्जा भंडार था। हालांकि युन चे की सफलता के परिणाम स्वरूप एक छोटी सी गहन ऊर्जा का उल्टा असर हुआ था। वह एक और ड्रैगन दानव सील को मुक्त करने के लिए आवश्यक गहन ऊर्जा इकट्ठा करने में सक्षम था। युन की ओर एक नई ड्रैगन छवि गिरी। फिर भी युन चे एक ही चाल में 2 बार नहीं फंस रहा था। उन्होंने न केवल अपनी बात पर अड़े रहने का फैसला किया, बल्कि उन्होंने सीधे ड्रैगन की छवि की ओर हमला किया और उस पर गोल्डन एनिहिलेशन फेंक दिया। सुनहरी रोशनी ड्रैगन की छवि में पूरी तरह से प्रवेश कर गई। दरार, आधे में कटे हुए दानव ड्रैगन सील युन चे के करीब आने से पहले पीली रोशनी के एक बादल में फट गई। क्या इस परिणाम ने दर्शकों को इतना स्तब्ध कर दिया कि वे बेहोश हो सकते थे। लू लिंगचुआन की गहन ऊर्जा और गहन हथियार स्पष्ट रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी से बेहतर थे, और फिर भी युन चे ही था जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़त हासिल कर रहा था।
कफन आकाश क्षेत्र अस्तित्व में सबसे मजबूत ऊपरी तारा क्षेत्र में से एक बनने में सक्षम होने का एक कारण उनकी शक्तिशाली ड्रैगनस्टोन क्षमता के कारण था। हालांकि जिस ड्रैगनस्टोन क्षमता पर उन्हें गर्व था, वह गोल्डन कोवा की लेप्टो से पूरी तरह से हार गई थी। यदि लू लिंगचुआन के पास अधिक मजबूत गहन ऊर्जा और बेहतर गहन हथियार होने पर यह परिणाम था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लू लिंगचुआन को एक छोटे फ्राई की तरह पीटा जाएगा यदि वे समान ताकत पर थे? घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि ढका हुआ आकाश क्षेत्र राजा शांत रहा। रक्षा ड्रैगनस्टोन की क्षमता का सबसे बड़ा गुण है, अपराध नहीं। ये स्वाभाविक ही है कि इसकी विनाशकारी शक्ति सुनहरी कोवे की लौ से अतुलनीय है। अभी वे लगभग समान ताकत पर हैं। यदि लिंगचुआन बाधा की एक परत भी बना सकता है, तो उसके लिए ये लड़ाई हारना लगभग असंभव होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे ऐसा करने का अवसर न मिले। युन चे ने दूसरे दानव ड्रैगन सील को तोड़ने के बाद अपना ध्यान लू लिंगचुआन पर केंद्रित रखा। वह तेज गति से सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर हवा में उड़ गया, लेकिन लू लिंगचुआन भी अपनी उच्चतम संभव गति से पीछे हट रहा था। स्काई स्प्लिटर भाले को घुमाते हुए उसने अपने सामने बने 5 किलोमीटर के रेगिस्तान को देखा और उसे सीधे युन चे की ओर फेंक दिया। युन चे की भौं थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन वह धीमा नहीं हुआ। वह जलती हुई उल्का की तरह सीधे रेगिस्तान की ओर चला गया। तोड़ना। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ने 10 किलोमीटर चौड़े रेगिस्तान को तुरंत आधा काट दिया, जिससे दर्शकों के मुंह से आश्चर्य का एक और उद्गार फूट पड़ा। हालांकि इस बार युन चे के चेहरे पर अचानक एक उदासी आ गई। लू लिंगचुआन ने जिस रेगिस्तान की कल्पना की थी, वह अविश्वसनीय रूप से डराने वाला लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से पृथ्वी के अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय कानून का उपयोग करके बनाया गया था। हालांकि उसके हमले ने इसे बहुत आसानी से भेद दिया था। अरे नहीं! म्यू बिंगयुन अचानक पीला पड़ गया। क्षत विक्षत रेगिस्तान ने अपनी शक्ति नहीं खोई। इसके विपरीत यह अचानक फिर से एक साथ जुड़ गया और युन चे को पूरी तरह से निगल लिया। 10 किलोमीटर लंबा रेगिस्तान हवा में तैरता रहा। युन चे की उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई थी। लू लिंगचुआन जमीन की ओर गिर गया, जबकि उसके शरीर से लगातार पीली रोशनी निकल रही थी। डूबा हुआ युवक स्पष्ट रूप से चमकते ड्रैगन की पवित्र बाधा की पहली परत बना रहा था। क्या वह कफन आकाश क्षेत्र की रेत में एक दुनिया है? म्यू हुआनजी ने चिल्लाकर कहा। युन चे को पता नहीं है कि ए वर्ल्ड इन सैंड को कैसे पार किया जाए। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि वह थोड़े समय में इससे बच पाएगा। इससे भी बदतर, अगर लू लिंगचुआन सफलतापूर्वक ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेड बैरियर की एक भी परत बना लेता है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह लू लिंगचुआन को हरा सके। हुओ रूली ने जोर देकर कहा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।